अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवर और मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। तो नाजरीन, रहमत जहमत बन गई है तो कुछ अच्छी इत्तलात प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर करने के लिए नहीं है। मौसम तब्दील हुआ है, लेकिन मौसम के तब्दील होने के साथ साथ ही बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इत्तलात है बलूचिस्तान से, सिंध से, जहाँ पर तूफ़ानी याला बारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दीवार गिरी है जहाँ पर 2 बच्चों समेत 3 अफराद के जाँ भाग होने की इत्तलात है। इसी तरह तहसील वड में यालाबारी से दर्जनों गाड़ियों के जो विंड स्क्रीन्स हैं वो तबाह हुई हैं, वो टूटी हैं। कुछ तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर रही हैं। फिर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स, दुकानों के शेड्स जो है वो उड़ गए हैं। लोगों का काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और यही सूरत हाल कुछ रही है जनूबी वज़ीरिस्तान में भी, जहां बरसते ओलों ने तबाही मचा दी, जो आप न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा भी कर रहे हैं। टेनिस बॉल के साइज़ के वहाँ पर ओले पड़े हैं और आधा किलो के ओले बरसने पर शहरी भी हैरान परेशान दिखाई दिए हैं। बहुत गर्मी थी और इंतज़ार तो किया जा रहा था कि बारिश हो, लेकिन जो बारिश हुई है, यालाबारी हुई है और ये जो ओले पड़े हैं उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हैदराबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, दरख्त उखड़ गए हैं, बिजली का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ज़ियारत में सेब, खुबानी और जो चेरी के बागात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। अच्छा, इसके साथ साथ जो आंधी तूफान आया है, सुपर हाईवे पर भी खासा नुकसान देखने को मिला है। मुतादिद जो गाड़ियां हैं वो बेकाबू हुई हैं, आपस में टकराई हैं, एक्सीडेंट्स के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कई गाड़ियों के फिर इन वाक़यात में शीशे टूटे हैं। मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात भी सामने आई हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो सनक अनवार ने शेयर किया कि जो 1 किलो के बराबर जो ओले हैं वो यहाँ पर गिरे हैं और उसका वजन ऑब्वियसली जो 1 किलो का अगर गोला गिरता है तो उस वजन की वजह से अच्छा खासा नुकसान है। लोगों ने कुछ तस्वीर जो लोकल वहाँ के लोग हैं उन्होंने बनाई और उसके बाद सोशल मीडिया पर शेयर की। इनिशियली जो लोग एंजॉय कर रहे थे कि मौसम में इतना मैसिव चेंज देखा गया, लेकिन उसके बाद जो नुकसान की तलात हुई है वो कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं हो रही है। फिर जिला ज़ियारत में भी तेज़ बारिश हुई है, यालाबारी हुई है। सेब, खुबानी, चेरी के जो बागात हैं अनवार बता रहे हैं कि उनको भी नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ हैदराबाद से भी बहुत सारे जो वाक़यात हैं, जाम शोरों, गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, यालाबारी के नतीजे में शहरियों के इमलाक को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद कोटरी में बिजली का निजाम बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। तो उसके बाद दरख्त भी हमने देखे हैं जो गाड़ियों पर गिरे हैं। बारिश है, यालाबारी है, दीवार गिरने से भी जो 3 बच्चे जाँ भाग हुए, अफसोसनाक वाक़या पेश आया, 5 लोग जख्मी हुए हैं। तो मौसम की तब्दीली इस बार हम देख रहे हैं कि अभी आजकल के दिनों में तो भारी पड़ गई है। गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स टूट गई हैं, घरों की छतों पर रखे जो फाइबर के वाटर टैंक्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इस हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी वायरल हो रही हैं। बहरहाल एहतियात करनी चाहिए। इस मौसम में लोग इनिशियली इंजॉय करते हैं ऐसा मौसम, लेकिन नुकसान हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स बाहर मौजूद हो तो इतना वजनी अब जो गाड़ी की विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो आपको लगने से भी काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ते ही तो मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट किया। सियासी मौसम कैसा है, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक बयान, मुज़ाकरात मुस्तरद। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च और मकासद। IMF की नई फरमाइशें, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। नशे में धुत नौजवान और इंसदादे तंबाकूनोशी का आलमी दिन भी होंगे आज के शो का हिस्सा। और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से। तो वक्त ऐसा बदला है कि इमरान खान मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हामी नहीं दिखाई दे रहा। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है, जो कि हमेशा मुज़ाकरात की बात करते थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात एक सियासी अमल में इंतहाई अहमियत का हामिल है और अगर सियासी लिबादा उड़े ऐसे अफराद के साथ मुज़ाकरात हम नहीं कर सकते जो कि रियासत की अलामतों पर हमलावर होते हैं। तो वाज़ेह रहे कि इमरान खान मुज़ाकरात की दावत तो दे चुके हैं। उनकी जानिब से ज़मन में एक 7 रुकनी कमेटी भी बनाई गई थी। तो दूसरी जानिब जिना हाउस वाक़े पर बनाई जाने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में पेशी के बजाय इमरान खान ने GIT में वीडियो लिंक के जरिए शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त कर दी। तो अली एजाज भुट्टर, नईम हैदर पंजोथा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये जो तहरीरी बयान था GIT में जमा करवाया, जिसे GIT के नुमाइंदों ने कबूल करने से अब वो इनकार कर रहे हैं। और इसके साथ अगर रिहाई और फिर गिरफ्तारी और फिर रिहाई और गिरफ्तारी का सिलसिला
इसका जिक्र किया जाए तो ये खेल ताहाल जारी है। गुज़श्ता रोज भी शहरियार आफरीदी को अडियाला जेल से रिहा होते देखा हमने, फिर उनको फौरन दोबारा हिरासत में ले लिया गया। फिर साथ ही साथ अली मोहम्मद खान को भी अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहाई का परवाना तो मिला, लेकिन फौरन बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मगर इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, और वो ये है कि साबिक चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सैफुल्लाह नियाजी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इशारा दिया है कि वो वापस पीटीआई में शामिल होंगे, शिरकत इख्तियार करेंगे। और फिर जो सियासी बसात है उस पर जहांगीर तरीन इस वक्त खूब एक्टिव दिखाई दे रही है, खबरों में है, चर्चा में है, बिल्कुल। और इतलात यही आ रही है कि सिंध से पीटीआई छोड़ने वाली जो दो अहम शख्सियात हैं उन्होंने जहांगीर तरीन से राब्ता किया है, और इतलात के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से कई और लोग भी जहांगीर तरीन से राब्ते में। तो ये मुशावरत का जो मुख्तलिफ रहनुमाओं का सिलसिला है वो इस वक्त हम देखने जारी है। लाहौर में भी खासी मुलाकातें करके अब जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जल्द नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इस हवाले से खान साहब भी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ तो बरमला उन्होंने इस चीज़ पे हवाले से बात भी की है, और उन्होंने कहा है कि पार्टी छोड़ने वालों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब नई किंग्स पार्टी बनाने के लिए अपनी एक लॉबिंग भी कर रहे हैं। तो नई पार्टी का नया ड्रामा खड़ा किया जा रहा है, और पीटीआई को ले जाने के लिए ये तमाम खेल जारी है। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं जिस तरह जब से खान साहब को छोड़ने वालों की तो सेंचुरी अब मुकम्मल हो चुकी है, गिनती करना भी मुश्किल है, जबकि मुखबरी है कि नई लिस्टें भी तैयारी के मरहले में हैं, ये डबल सेंचुरी भी हो सकती है। अच्छा, हम बहुत पहले से ये बात कर रहे थे कि जो सियासत का अंदाज है वो बहुत गैर रिवायती है, और ये अंदाज कभी किसी को भाया नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लें, बेनज़ीर भुट्टो को लें, नवाज शरीफ साहब को लें, वो एक हद तक तो गए एग्रेशन में, एग्रेसिव मोड में एक हद तक गए, फिर वहाँ से विड्रॉ हुए, वो उनको पीछे हटना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंसिस्ट किया कि आपका कोई किरदार नहीं सियासत में, आप क्यों आ रहे हो, तो उनको फांसी हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, मैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। लेकिन खान साहब ने तो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर ली। वो हमने पहली बात की थी, ये कोई ना कोई ड्रामा रंग दिखाएगा ये, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी, कुछ और हो रहा था। ये हो रहा था कि आपने मुझको निकलने क्यों दिया इक़्तिदार से, अब मुझे निकाल दिया गया है तो ये वापस ले जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। और उसमें फिर उन्होंने सिंगल आउट करना शुरू किया। इवन वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC अपने आप को छोड़े, हम लोगों को ज़्यादा बात भी नहीं करते, वो तो चंद लोगों को बुला के बात करते हैं। उनको जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उनमें आर्मी चीफ का नाम लेके बात की कि ये एक शख्स, पहले कहते थे वो 4 शख्स, उससे पहले कहते टोला, उससे पहले कहते पार्टी, फिर कम होता 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 वो एक शख्स पे आ गए, और नाम लेके उन्होंने आर्मी चीफ का जिक्र किया और कहा कि अगर मुझे हटाया गया तो बहुत बुरी सूरत हाल होगी, श्रीलंका बच जाएगा। बेग साहब, अभी जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीटीआई या इमरान खान को आप क्या समझते हैं, किस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं, और क्या इस वक्त जहांगीर तरीन की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, जहांगीर तरीन नहीं फायदा पहुँचाया था खान साहब को, ये ना भूलिएगा आप। जहांगीर तरीन का जहाज जब उड़ा था तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे जी, और वो किसी भी इशारे पे हुआ हो, इससे बहस नहीं है मेरी। और अब जहांगीर तरीन का जहाज फिर उड़ेगा तो कुछ और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जनाब, जहाज तो उड़ा है, तो इस बार वो अपने लिए जहाज उड़ा रहे हैं या अभी भी किसी और के लिए उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं खाली अपने लिए नहीं हूँ, अपने किसी और के लिए लड़ाएंगे। वो बादशाह घर हैं, वो बादशाह घर हैं, और वो अपने लोगों को, अलीम खान को पंजाब में लाना चाहेंगे। वो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब से भी उनका कोई अलायंस हो सकता है, कोई अलायंस सिंध में भी हो सकता है उनका। सिंध में जो नाम बताया आपने 2-3, कई नाम हैं जो बिछड़े, रेवड़ से बिछड़ चुके हैं। इमरान इस्माइल साहब हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने नया नारा दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान खुदा हाफिज, ये नारा दिए गए हैं वो इमरान इस्माइल साहब। लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जितने लोग जा रहे हैं, जितने आप सेंचुरी करिए, मोर देन सेंचुरी हो गया है, 105 नॉट आउट है, तो वो उनमें से 25% कम से कम वापस जाएंगे। इस वक्त वो मौका परस्ती के लिहाज से
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 जुमले कहकर अलग हो गए, घर बैठ गए। मैं ख्याल घर भी नहीं बैठे, असद उमर तो गए ही नहीं है। ये कहना गलत है, असद उमर ने पीटीआई छोड़ दी। असद उमर ने कहा मैं इसकी मजम्मत करता हूँ वगैरह वगैरह पूरी कहानी, और उसके बाद कहा मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी है, मैं पीटीआई में रहूँगा। सैफुल्लाह नियाज़ी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बिल्कुल नाम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिया आपने, बहुत अहम शख्सियत है। नौजवानों में उनका बहुत बड़ा किरदार है मुनज़्ज़म करने में। वो वापस जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वापस जाएं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और वो जो सरवाइव करे। अब सवाल सिर्फ ये है कि जहांगीर तरीन की पॉलिटिक्स क्या होगी। जहांगीर तरीन की पॉलिटिक्स वही होगी जो पहले थी कि बादशाहगिरी करे, किसी को सामने लाए, कोई सामने ना आए तो फिर नवाज शरीफ साहब से समझौता करें, कोई बात करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे इसका मुझे इल्म नहीं है। कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं मैं कि उनको आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को वक्त अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके वापसी का। फिर आप क्या समझते हैं, जहांगीर तरीन अगर फ्रंट एंड पर हैं, अभी वही कोशिश कर रहे हैं हुकूमत बनाने के हवाले से, जिससे आपने कहा कि वो ये शायद उनकी कोशिश होगी अलीम खान पंजाब में हो, तो फिर नून लीग ने इतनी मुश्किलात क्यों उठाई? नून लीग जब हुकूमत में आई है, 1 साल हो चुका है, इकॉनमी को भी स्टेबल नहीं कर सके, सियासी मामलात बेहतर नहीं कर सके, तो इतनी मुश्किलात में नून लीग फिर क्यों पड़ी अगर जहांगीर तरीन ने ही सब समेट लेना है? मेरी कल एक साहब से बात हो रही थी, माशियात के उस्ताद हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि अगर नून लीग और ये लोग हुकूमत नहीं संभालते तो आप लोग कहीं और होते। और मुझे वाकई हैरत हुई इस बात के ऊपर। उनका कहना ये था कि आप लोग कंगाल हो चुके होते, दिवालिया हो चुके होते, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, आपके यहाँ खाना जंगी हो रही होती। ये उन्होंने मुझसे कहा, मैं बिलीव नहीं करता इन बातों पर, लेकिन ये उनका, और मेरे उस्ताद हैं क्योंकि, इसलिए मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उनका नाम नहीं लेता मैं, लेकिन ये एक परसेप्शन है, एक तरीका है। और गालिबन यही फौज के अंदर भी है, यही फौज। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, कह देना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आईके था वो फौज का बनाया हुआ था ना जी, वो रश्के कमर का लाया हुआ नहीं था जी। वो एक पूरी चेन थी जनरल मुजीबुर रहमान से, जनरल हमीद गुल से, जो यहाँ तक पहुंची थी। और वो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह बनाया गया था, बहुत आला तरीके से बनाया गया था, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो जब वो नाकाम हो गया तो जाहिर है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया, खुद को पीछे करके जब पीछे वो तो साहब, ये जो अब लचक दिखाई दे रही है, ये मामला आपको कहां तक जाता हुआ दिखाई देगा? पहले हुकूमत की कोशिश थी, फिर अदालती अहकामात भी सामने आए कि मुज़ाकरात की मेज़ पर सियासी जमातें बैठे। अब इमरान खान की मुज़ाकरात की बार बार अपीलों के बावजूद गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। तो ये पीटीआई और इमरान खान को दीवार से लगाने का फैसला अब अटल हो चुका? देखिए, पहली बात तो ये, मैं बहुत एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो सियासी मामलात में ना पड़े। ठीक जी, भरम खत्म हो गया है और ख़त्म हो जाएगा, बुरी बात है। इन मामलों में ना पड़े, अपने अपने इतनी पिटिशंस पड़ी हुई हैं, 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे पड़े हुए हैं, उनको निपटाए भाई, दूसरे वाक़यात को देखे। दूसरा ये कि इमरान साहब का रिकॉर्ड जो है, खान साहब का, वो एक ज़िद्दी और एक अनाप्रस्त शख्सियत का है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर आप 92 का जो वर्ल्ड कप है उसमें देख लें उनको, और उसके बाद तकरीर सुने उनकी, फतह की तकरीर वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो उसी वक्त माहिर नफ्सियात ने कहा था कि ये खुद पसंद और अनापरस्त शख्स है। ना पाकिस्तान का नाम था उस तकरीर में, ना खिलाड़ियों का नाम था उस तकरीर के अंदर, मैं था और शौकत खानम था। दूसरी बात ये कि जितनी बार मुज़ाकरात हुए, मखदूम शाह महमूद से आप हलफनामा ले लीजिए, जितनी बार मुज़ाकरात हुए मखदूम शाह महमूद और पूरा ग्रुप मुत्तफिक होकर गया, और जब मुत्तफिक होकर गया तो खान साहब ने डांट दिया कि भाई तुम क्या करके आ गए। ये आखिरी बार भी यही हुआ है। ये मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि आखिरी बार ये हुआ कि 30 सितंबर को इंतखाबात पर तैयारी थी, या 1 अक्टूबर को, और वो ऑफर कर दिया गया तो उनका वो ठीक है, पहले कहो कल असम्बली तोड़े। अब ऐसे कैसे हो सकता है? एक बात और बताऊंगा आपको, ये इंतखाबात हुए 1 साल हो चुका होता, पिछले साल अगस्त में ये इंतखाबात हो जाने थे, और ये बता दिया गया था इमरान खान साहब को कि अब आप ठंडा बैठे, हम इंतखाबात करा देंगे अगस्त में। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ और मैसेज लिया उसका, और कहा मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। और वो लॉन्ग मार्च किसके खिलाफ था वो पता है आपको? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था,
वो एक ऐसे शख्स के खिलाफ था जिसका प्रमोशन होने वाला था कि इसको नहीं लाना। तो जाहिर है उसके बाद दूसरे पे जिद पर आ गए, उन्होंने कहा नहीं ठीक है अब ये है तो यही सही, अब हम नहीं जा रहे। तो ये मामला जो डिसीजंस लिए गए, जो खान साहब की जानिब से डिसीजंस लिए गए जब उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी हैं, 9 मई का एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, तो अपनी ही बिछाई जो सियासी बसात थे उसमें में बुरी तरह फंस चुके हैं अब वो। आपको लगता है उनके लिए अभी बचाव या मौजूदा सूरत हाल से निकलने का कोई मार्जिन मौजूद है? आपने इसको फैसले कहा, मैं इनको फैसले नहीं कहता, मैं इनको ठोकरें कहता हूँ। सियासी ठोकर खाई इन्होंने, असम्बली से निकले, कौमी असम्बली से खुदकुशी, सियासी खुदकुशी कर ली, और उसके बाद दोनों असम्बलियाँ तोड़ी तो अपने जो कुछ बाकी था वो भी दफन कर दिया उन्होंने। अपना पूरा असेट, अपने पूरा सरमाया, अपनी पूरी सियासी इन्वेस्टमेंट सब खत्म कर दी। उसी वजह से बहुत से लोग अब पार्टी से अलग हुए, उसी वजह से कि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था इंतखाबात में, वो आधी असम्बली में ख़त्म कर दिया गया। तो वो मसला भी था। और ये 2-3 मौलिक फैसले थे जिसने खान साहब को कहीं पर नहीं छोड़ा। पछताते हैं वो, बिल्कुल खास लोगों में कहते हैं कि बस से गलती हो गई। गलती इसलिए हुई कि उन्होंने किसी का मशवरा कबूल नहीं किया। एक प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो मशवरे कबूल करते हैं, मशवरे सुनते हैं, कुछ पर अमल करते हैं, कुछ पर अमल नहीं करते। बाज़ ऐसे हैं जो सब फैसले सुनते हैं, सब मशवरे सुनते हैं और अमल अपना करते हैं। ये फैसले सुनते भी नहीं, मशवरे सुनते भी नहीं, ये जिनसे चाहे आप बात कर लें। तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने खुद अपना जो बिछाया हुआ जाल था उस पर फंसे, और अब इस तरह फंसे 9 मई के बाद। 9 मई तो भाई मेरे इंडियन दोस्तों से बात हो रही थी और वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे वो। उन्होंने तो इतनी वीडियोस चलाई हैं, मुझको उन्होंने जुमला कहा कि ना साहब हम जाली वीडियो चलाने से आज़ाद हो गए। GHQ का जो मेन गेट है उस पर जो सिग्निंग है उसको तोड़ने की वीडियो और उसको पाँव से रौंदने की वीडियो, फिर शेर खान और फिर अजीज भट्टी इनके मुजस्सिमे तोड़ने की वीडियो इतनी बार चलाई है। उसके साथ उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का फॉल चलाया है, ढाका फॉल का जो सिग्नेचर हो रहे हैं वो चलाया है साथ में, कि यहाँ हमारे सामने हथियार डाले थे और यहाँ अवाम के सामने। तो अब ये सूरत हाल है। इसमें तो मेरा ख्याल है इसमें जो भी जिम्मेदार है, जो मंसूबा साज है, जो नजरिया साज है, इन सबको टेक टू टास्क लेना चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, और जो गिरफ्तार हैं उनको इस तरह गिरफ्तार ना किया जाए जिस तरह आज एक को बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो रिहाई है वो होती है, फिर उसकी फौरी बाद गिरफ्तारी हो जाती है। 9 मई के बाद मुकदमा बनाए, कोर्ट में पेश करें, ठीक है, बाकी कोर्ट ना। ठीक है। अच्छा बेग साहब, जिस तरह से पीटीआई में तोड़फोड़ का जो सिलसिला है वो जिस तरह से जारी है, छोड़ने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है। आपने कहा कि इमरान खान साहब किसी की सुनते नहीं हैं, लेकिन यही हमने हमेशा सुना कि वो उनके इर्द गिर्द करीबी लोग हैं, खान साहब सिर्फ उनकी ही सुनते हैं। वो लोग जो सबसे ज़्यादा बोलते थे, शोर मचा रहे थे, वही सबसे पहले पीटीआई छोड़कर चले गए। अब उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे लोग अभी भी उनका साथ निभा रहे हैं। खान साहब बंदा शनास नहीं थे, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि इन्होंने क्या कुछ किया। देखिए भैया, पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कोई क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट टीम नहीं है। आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ा कैनवास होता है। तो आप, मुराद रास ने कहा है जो आप जुमला कह रही हैं, मुराद रास का कहना यह है कि खान साहब अपने इर्द गिर्द चंद लोगों की बातें सुनते थे और फैसले करते थे। मेरा ख्याल ये जुमला गलत है। मुराद राज का मुझको ये कहना चाहिए था वो चंद लोगों की सुनते थे और अपना फैसला करते थे, और वो फैसले कुछ रूहानी ताकतों के तहत भी हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, होता है, इफ्तार होता है रात को, क्या कहते हैं, और दूसरे मामला भी होते हैं। तो ये भी मामला थे। अब कहना की है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करेगी? मेरी अपनी राय में पॉलिटिकल पार्टी को सरवाइव करना चाहिए हर कीमत पर। पॉलिटिकल पार्टी को पाबंद नहीं करना चाहिए। उस पाबंदी मसले का हल नहीं है भाई। आपने पाबंदी नैप पे लगाई थी ना, NAP पर, वली खान की, ANP बन गई। मजारी साहब और बेगम नसीम वली खान आ गई उसके अंदर। अब माशाल्लाह असफंदियार वली के बेटे
उसके सरबराह, तो वो पार्टी चलती रही। आपने एमक्यू पे पाबंदी लगाई, वो कौन सी शक्ल में सामने आ गई। आपने पीपल्स पार्टी को इंतखाबी निशान देने से इनकार कर दिया तलवार का, वो किस शक्ल में सामने आ गई। तो ये मतलब पार्टी पे पाबंदी इंडिया में भी लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया है कि किसी पार्टी की पाबंदी होनी चाहिए। हमने कम्युनिस्ट पार्टी की पाबंदी लगाई, शायद थोड़ी सी कामयाबी आपको हो गई, लेकिन वो कामयाबी भुट्टो की वजह से हुई। भुट्टो साहब कम्युनिज्म के सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे, बकौल खुद उनके, उन्होंने खुद कहा था। तो पाबंदियां मसले का हल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी खुद डिसॉल्व होती है, खुद आवाम में खत्म हो जाती है। खान अब्दुल कय्यूम खान के बारे में कहा जाता है, मुझे भी याद नहीं उनके बारे में, आपको भी याद नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे होंगे, कि उनका जुलूस जो था वो बड़बीर से खैबर तक चलता था, इतना बड़ा जुलूस होता था, और भुट्टो साहब ने आकर उसका बड़ा गर्क कर दिया, तेर कर दिया उनको। खान अब्दुल कय्यूम खान गायब हो गए सीन से। तो मकबूलियत बड़ा गुब्बारा होती है। खान साहब की मकबूलियत उनकी हुकूमत के ज़माने में किस जगह पर थी? -0 थी। लेकिन इस मकबूलियत का असर आप ये देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कुछ मगरबी ममालिक के जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान को कुछ अरसे में विजिट करेंगे और जो सियासी अनस्टेबिलिटी है उस हवाले से बात की जाएगी। तो एक सपोर्ट तो शायद उन्हें अभी भी बाहर से मिल जाए, अभी भी ये चांसेस हैं, जिस तरह से वो काफ़ी वोकल हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यूज देते हैं। देखिए, एक तो लॉबिस्ट होते हैं हमारे पास, और एक नहीं, इनके पास 2 लॉबिस्ट हैं तगड़े वाले, और आसिफ महमूद साहब जो हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। वो जगह जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं और कहते हैं खान साहब को फ़ोन करो, और वो खान साहब को फ़ोन कर पूछते हैं मसला क्या है, हुआ क्या है, और वो फिर वीडियो आ जाती है, वो चल जाती है। कांग्रेस का एक ख़त टोनी ब्लिंकन को गया, कांग्रेस के अरकान का, और उसमें उन्होंने कहा फला फला फला, और उसकी वजाहत आ गई कि हमने किसी पार्टी के बारे में नहीं कहा, हमने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में कहा। तो बहुत से मुल्क हैं, चीन समेत, सऊदी अरब समेत, छोड़े मगरबी ममालिक को, मैं तो उन पर बात भी नहीं करता, वो हमेशा साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, पॉलिटिकल इस्तेहकाम चाहते हैं, माशी इस्तेहकाम चाहते हैं, समाजी इस्तेहकाम चाहते हैं। और ये हमारे दोस्त हैं, जो अब भी IMF कुछ कहता है वो फरमाइश पूरी करते हैं हमारी। अभी फिर IMF ने कुछ कहा है, वो फिर फरमाइश पूरी कर रहा है IMF की। और IMF का मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में, मेरा इस पर लेक्चर भी हुआ है कि IMF का असल टारगेट पाकिस्तान के अवाम है, और पाकिस्तान का CPEC है, और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। और ये एटमी प्रोग्राम का एजेंडा आज का नहीं है, ये बरसों का एजेंडा है। भुट्टो साहब के साथ चला था एजेंडा, और साजिशें हुई, उसको तोड़ा गया, पता नहीं कितने गुमनाम मुजाहिद हमारे शहीद हुए इस कोशिश में कि एटमी प्रोग्राम के लिए पुर्जे, केमिकल और बॉल बियरिंग तक हम पर पाबंदी थी कि हम बॉल बियरिंग भी इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। वो सब इंपोर्ट किए गए, कऊटा बना, रिप्रोसेसिंग प्लांट बना हमारा। फ्रांस ने एन वक्त पर इनकार कर दिया प्लांट देने से, उसका हमने अल्टरनेट तलाश कर लिया पाबंदी के बावजूद। तो मगरिब ने तो हमें हमेशा धोखा दिया है। और मैं आज एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, एक बयान आया है परसों कि पाकिस्तान गैर मामूली कवानीन के तहत मुकदमा चला रहा है। बिल्कुल, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी, तौबा करें, बहुत बुरी बात है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने कैपिटल हिल्स पर जो हमला किया, ओथ कीपर्स ने, मतलब सफेद फार्म इंतहा पसंदों ने जो हमला किया, कांग्रेस 30 साल लोगों को कैद की सजा वहां पर सुनाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत पुराना कानून है, वो कानून कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो मैं भी तो कह सकता हूँ बंद करिएगा इंसानियों के खिलाफ वर्जी अमेरिका में। खवातीन को भी वहाँ सजा दी गई है। 70 रिटायर्ड फौजियों को तलब किया गया है कि इन पर मुकदमा बना है, ये भी शामिल थे। तो भाई आप तो पता नहीं किस जमाने का कानून लेकर आ गए, वो कानून जो पता कहाँ पड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, एनालिसिस कर रहे थे पूरी सूरत हाल के ऊपर। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें गहमा गहमी हम मुसलसल देख रहे हैं और मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने में चंद माह ही रह चुके हैं और ऐसे में सियासी पार्टियां अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ भी कर रही हैं। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान बचाओ मार्च का आगाज़ किया और इस मार्च की क़यादत अल्लामा साद हुसैन रिजवी कर रहे हैं और हाफिज साद हुसैन रिजवी की क़यादत में कराची से शुरू होने वाला जो पाकिस्तान बचाओ मार्च है वो नवे रोज़ मीरपुर माथेलू से सादिकाबाद पहुंच गया है। और इस लॉन्ग मार्च के दौरान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान रिवायती सियासतदान भगाओ पाकिस्तान बचाओ के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। तो मीरपुर माथेलू में रवानगी से कबल हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अवाम से अपने खिताब में ये कहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, कौम को तबाही तक पहुंचाया, अपनी जायदादें बाहर के मुल्कों में बनाई हैं, आयान अली के जरिए पैसे बाहर भिजवाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो ये कह रहे हैं कि अब उनके एहतसाब का वक्त आ चुका है। TLP हुकूमत से अपने मुतालबात भी पेश कर रही है। तहरीक पाकिस्तान ने नामूस रिसालत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और PDM हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनको मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचाने के खिलाफ इस मार्च का आगाज़ किया। बिल्कुल, वो हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और साथ ही साथ इलेक्शन करवाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है सरबराह TLP हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। TLP का लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान बचाओ मार्च, क्या आप कहेंगे आने वाले इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने मौक़िफ़ के लिए वक्त दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, महंगाई और लाकानूनियत और जो इस वक्त अदम सियासी इस्तेकाम है उसको खत्म करने के लिए, ना कि इलेक्शन के लिए। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, इलेक्शन ना हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन कराओ मार्च। तो साथ साहब, एक तरफ सानिया 9 मई है जिसमें शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, तो आप इसका जिम्मेदार क्या इमरान खान को समझते हैं? 9 मई के जिम्मेदार मैं उस वक्त तक तो इमरान खान को नहीं समझता था जब तक वो हिरासत में थे, लेकिन जब वो आजाद होकर अपने घर आ गए और उसके बाद जो उन्होंने मौका फरमाया तो उसके बाद तो मैं वो सारी चीजें जो सामने आई कौम के, मैं उस सारी का जिम्मेदार इमरान खान को समझता हूँ और इमरान खान की उस क़यादत को समझता हूँ जिन्होंने कौम के बच्चों को इस हद तक लाया कि इमरान खान रेड लाइन है। भाई, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन और पाकिस्तान की मका हमारी रेड लाइन ये तो हो सकती है, लेकिन हमारे नामों से रिसालत खत्म नबूवत और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है इस्लाम, वो हमारी रेड लाइन हो सकती है। इसमें बसने वाला कोई शख्स, कोई जर्नल, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जज, कोई भी शख्स वो रेड लाइन नहीं हो सकती। हाँ, पाकिस्तान के जो आइन है वो हमारी रेड लाइन हो सकती है, जो आइनी इदारे हैं वो हमारी रेड लाइन हो सकती है, एक शख्स रेड लाइन नहीं हो सकती। ये जो बयानी उन्होंने बनाया इससे पाकिस्तान की मका को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की सालमियत को भी नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा, जिसको सामने रखते हुए उनके बयानियों को कौम इंतशार का शिकार हुई। कौम को जिसे कहते हैं कि कौम के बच्चों को ट्रैप कर दिया गया और उनको इस तरह बताया गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बैरूनी एजेंडा है। आप देखें, पहले लीबिया और लिबनान और जितना भी अरब स्प्रिंग थी, इसमें जो कुछ हुआ वो यही हुआ कि पहले अपनी अफवाज के खिलाफ किया गया, अपने कौमी इदारों के खिलाफ किया गया, उसके बाद बैरूनी ममालिक में मुदाखलत की और वो मुल्क अपनी सालमियत भी खो गए, अपनी मकान का भी उनकी दाव कर लग गई। तो ये सारा कुछ ये बैरूनी एजेंडा है और बैरूनी मामला सिर्फ इस तरह नहीं है कि इमरान खान की सिर्फ सूरत में आए हैं। बैरूनी जो मुदाखलत है वो NGO की सूरत में भी आती है, वो रेमंड डेविस को रिहा करने की सूरत में भी आती है, वो कर्नल जोसेफ को रिहा करने की सूरत में भी आती है, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुल्क से उठाकर ले जाने की सूरत में भी आती है, वो FATF के बिल पास करवाने की सूरत में भी आती है, वो जनाब कैरी लोगर बिल की सूरत में भी आती है। तो ये भी एक बैरूनी मुदाखलत का एक जो है ना पाकिस्तान के अंदर, और वो कहा गया कि मेरी हुकूमत बैरूनी मुदाखलत के जरिए गिराएगी, वो तो गिराई गई थी या नहीं, लेकिन ये साफ जाहिर हो गया कि आपने बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश का ठीक हाफिज साहब फरमाइएगा, अगर आपके मुतालबात ना माने गए तो क्या आप धरना भी देंगे और अगला लाहा अमल वो क्या होगा? इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मुतालबात को संजीदगी से लिया जाएगा और अगर संजीदगी से ना लिया गया तो इंशाअल्लाह फिर अगला लाया अमल अपनाएंगे, वो जो भी होगा
आपको वक्त आने पर बता दिए। तो आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में अदलिया का जो किरदार है वो तशवीशनाक है। अब हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास कर लिया है, अब अस खुद नोटिस लेने का मसला खत्म हो जाएगा। तो क्या आप और आपकी जमात इस बिल की हिमायत करते हैं? देखिए, मैंने अदलिया के अंदर कुछ जगह इसका किरदार शिक्षा कहा था, पूरी अदलिया तो नहीं हो सकती ना, नीचे एडिशनल स्पेशल जज से लेकर ऊपर तक या मजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर तक पाकिस्तान के हामी लोग, पाकिस्तान के मुफाद में लोग, काम करने वाले भी लोग मौजूद हैं। लेकिन एक शख्स को सिर्फ वो देने के लिए, उसको हमदर्दी देने के लिए जिन लोगों ने किया उनके बारे में कहा था। और अब जो ये सोमोटो वाला सिस्टम है, देखिए काजी का इख्तियार है कि काजी को मुल्क में होने वाले जबर जुल्म किसी भी साले का सोमोटो नहीं, काजी का इख्तियार है। और काजी वक्त के जनरल, वक्त के हाकिम, वक्त के सदर, वक्त के वज़ीर आज़म को अपनी कोर्ट में अगर इसको अहमियत और इसकी अहमियत को उजागर किया जाए तो अपनी बुलाकर पूछ सकता है कि भाई आपने क्या किया, और आप, ये तो उसका इख्तियार है। और ये इख्तियार अज़ल से चलता आ रहा है, जब से दुनिया का निज़ाम मजबूत हुआ है और ये जुडिशरी निज़ाम और कोर्ट का निज़ाम और अदालती निज़ाम बना है, तब से काजियों के पास बहुत सारे इख्तियार हैं। बल्कि काजी शुरा और बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़े बड़े हाकिमों को कोर्टों में बुलाया और अपने रूप में पेश करवाया, तो ये उसका हक है। तो ये नहीं होना चाहिए, जिस तरह कहते हैं ना कि 295 का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, आखिरी सवाल आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि इस वक्त IMF के बगैर गुजारा भी नहीं है, चाहे ये बुरा है अच्छा है, ऐसे में आपके पास कोई मुआशी पॉलिसी प्लान मौजूद है जो पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से, बहरान से बाहर निकाल सके? हमारा इस वक्त हर चीज के बगैर गुजारा है, सिर्फ एक चीज के बगैर गुजारा नहीं है कि वो जो हमने अपने ऊपर हक मुसल्लत कर लिए हैं ना, अगर हम इनसे जान छुड़ा ले तो हमारी IMF से भी जान छूटेगी। और हमने जो अपने ऊपर जबर और इस्तिबदाद के और जुल्म और जनाब ये सियासी जो जनाब ये हैं, क्या नाम है उनका, ये जो बड़े बड़े भाषण देने वाले हमें पंडित, इनको जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, तो बैरूनी एजेंट, अगर इनको इनसे हम जान छुड़ा लें तो IMF से मसला ही नहीं है जान छुड़ाने का। कौम के वसाइल पर कौम के ऊपर खर्च किया जाएगा तो रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और सारी चीजें होंगी। जब आप कौम के पैसे लूट कर बाहर ले जाएंगे तो कौम कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे और अपना वक्त और अपनी तरजीहात और अपनी तवानाइयां कभी भी मुल्क के अंदर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि फिर वो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल वो ये समझेंगे कि हमारा बैरून मुल्क में। और इसके लिए जरूरी है कि हमें हाकिमों से और जो हमारे ऊपर मुसल्लत है बैरूनी एजेंट, जिनका आका, जिनका इशारे, जिनका रहन सहन और जिनका उठना बैठना सिर्फ मगरबी झंडे और बैरूनी आकाओं और जो की जनाब गुलामी में है, अगर उनसे हम जान छुड़ा ले तो IMF से जान छुड़ाना कोई बड़ा मसला नहीं है। और पाकिस्तान की मैशत ये तो आवाज बना दी गई है, किसने कहा है कि पाकिस्तान का गुजारा IMF के बगैर नहीं है? हाँ, हमें कुछ क्या कहते हैं उसका करना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी तरजीहात को, अपने मफादात को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसके ऊपर एक जिसे कहते हैं कि मिसाके जमहूरियत हो सकता है इस मुल्क में, तो मिसाके मैशत क्यों नहीं हो सकता? हाँ, उसके ऊपर बात करके सारा कुछ प्लान बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी अयाशियां छोड़नी पड़ेंगी और इस ब्यूरोक्रेसी की अयाशियां छोड़नी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सरबराह TLP साद रिजवी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, मुल्क में बिजली आए ना आए, चाहे सर्कुलर डेट सैकड़ों अरब से हज़ारों अरब तक पहुंच जाए, लेकिन हमारे जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी मौजें शायद कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि वो सरकार का दिया खाते हैं। ये मौज मस्ती उन्हें हुकूमत खुद फराहम करती है और इस वजह से जो सरकारी मुलाजिमीन हैं वो सालाना अरबों रुपए की मुफ्त बिजली के मज़े उड़ाते हैं, और हम लोग जो आम आवाम हैं, जो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, वो सिर्फ बिजली के बिल ही भरते उनकी पूरी जिंदगी गुजर। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करें कि मुल्क भर में 1,89,000 सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, और सरकारी मुलाजमीन के मुफ्त बिजली के मज़े जारी हैं। वजारत तवानाई की दस्तावेजात और जो फैक्ट्स रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन ने सालाना 34 करोड़ यूनिट से जायद मुफ्त बिजली इस्तेमाल की। और दूसरी जानिब हम हाल देखते हैं हमारे कौमी खजाने का, और आम आदमी की अगर बात कर लेते हैं कि आम आदमी पर इस वक्त कितना बर्डन है एग्जैक्टली, और जो
बिल आ रही है इस बार, तो मेरे ख्याल से मौसम इतना बेहतर हो गया कि लोग उस बोझ से बच गए। अदरवाइज जो इस वक्त हालात हैं आम बंदे के लिए सर्वाइव करना टफ हो चुका है, कर दी गई है, तो उसका इम्पैक्ट हम ये देख रहे हैं कि जो 34 करोड़ से ज्यादा के यूनिट्स हैं उससे कौमी खजाने को 8 अरब रुपए से ज्यादा का भी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। तो दस्तावेजात में ये भी बताया गया कि आइंदा साल से ये रकम महाना 99 करोड़ और सालाना 11.5 अरब रुपए से भी बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि हमारे जिसको सो कॉल खजाना बोला जाता है, जो हमेशा हम ये सुनते हैं कि खाली है, खसारे में है, मुश्किल वक्त चल रहा है। तो ऐसे मुश्किल हालात में हुकूमत को ये मुफ्त सहूलत खत्म कर देनी चाहिए ताकि जो आम सारिफ हैं उनको भी कोई फायदा मिल सके, जिन्हें यूनिट आजकल बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो शायद सबकी ये ख्वाहिश होगी कि वो भी सरकारी मुलाजिम हो और इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो फिर वो अवेल कर सके। बिल्कुल, इसके साथ ही नाज़रीन आए हैं और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अगली खबर है वो नाज़रीन हम शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब से, जहां पर एक हैरत अंगेज मंसूबे पर काम जारी है जिसका नाम है न्यूम सिटी। सऊदी अरब के हैरत अंगेज मंसूबे का पहला जजीरा मुकम्मल होने के करीब है और 500 अरब डॉलर्स के न्यूम मंसूबे का जो संदाला नामी जजीरा है सबसे पहले अवाम के लिए 2024 में सयाहत के लिए खोले जाने का इम्कान है। बिल्कुल, जिससे लोगों को न्योम मंसूबे की पहली झलक देखने का मौका मिलेगा। तो 8,40,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैले इस जजीरे का एक मुनफरिद अंसर इसका मौसम होगा जो कि पूरा साल ही खुशगवार होगा। तो संदाला से लोग आसानी से दी लाइन तक जा सकेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम और बड़ा प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का, जहां 2030 तक ये कहा जा रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद मुकीम होंगे। और अगर हम दी लाइन के हवाले से आपको बताएं तो दी लाइन एक इमारत पर मुश्तमिल शहर होगा जो 106 मील के रकबे पर फैला होगा, जिसकी कुछ तस्वीर भी आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को ये तवक्को है कि न्योम मंसूबे की तामीर के बाद हर साल जो 10 करोड़ सयाह हैं वो इसके मुख्तलिफ हिस्सों को देखने के लिए आएंगे, जिससे अरबों डॉलर्स की आमदनी होगी। तो ऐसे ममालिक भी हैं जो अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, सयाहत के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़े। अनफॉर्चुनेटली हम देखें अगर पाकिस्तान का जायजा लें कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत मकामात हैं, अगर उनको डेवलप किया जाए या उन पर काम किया जाए, मेंटेन कर लिया जाए सिर्फ, तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की भी जो टूरिज्म के हवाले से जो पूरे मामलात हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल अगर इस मंसूबे की बात करें तो हैरत अंगेज मंसूबे सऊदी अरब के जो मौजूदा वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो इस विजन की अमली तस्वीर होंगे। बिल्कुल उन्हीं की जानिब से तमाम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उन पर काम किया जा रहा है। और आई थिंक जो मिडिल ईस्ट है वो हमारे लिए भी एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर मौसम कितना सख्त होता है, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट हैं वो दुबई का रुख करते हैं। और अब सऊदी अरब ने भी इस हवाले से काम शुरू कर दिया है, जिस तरह से 2 बड़े मंसूबे, एक न्योम सिटी बनाया जा रहा है, फिर दी लाइन बनाया जा रहा है एक इमारत की शक्ल में, जो कि बहुत लंबी एक इमारत होगी, बहुत उसका जो वो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स रेडी किए जा रहे हैं। 106 मील बहुत बड़ी एक इमारत डेवलप की जा रही है, वेदर कंट्रोल करना है वहाँ पर, 1 मिलियन लोगों को वहाँ पर बसाना है। तो पाकिस्तान में तो जो नेचुरल ब्यूटी है वो मौजूद है, हमें सिर्फ उसको मेंटेन करने की जरूरत है, लोगों को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, कितने खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। आप देखें कि मलेशिया देखें, वहाँ पर हालांकि जो वेदर है वो ट्रॉपिकल है। थाईलैंड की बात की, जब वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस बनाए गए हैं, लोगों की अट्रैक्शन के हवाले से वहाँ पर बहुत सारा काम है। खाने की अगर बात की जाए तो हर तरह के पूरी दुनिया से आने वाले लोगों को वहां पे जात का तरह तरह का खाना मुयस्सर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टूरिज्म के जो मंसूबे हैं उन पर कोई इस तरह का काम या कोई प्रोजेक्ट हम नहीं देखने, खटाई में पड़े हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से। तो ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की MD क्रिस्टीना जॉर्जियो से रब्ता किया है, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए 9वां जायजा मुकम्मल करने में मदद भी तलब कर ली है और हुकूमत की जानिब से बजट तजावीज़ भी IMF के साथ शेयर की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत की है और अब इंतज़ार है और नज़रें हैं तो वो सिर्फ बजट पर हैं कि आम आवाम को उसमें क्या रिलीफ मिले। बिल्कुल, और यही ज़राए का कहना है, इतलात सामने आ रही हैं कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इस मामले पर
IMF के मुतालबात ताहाल बरकरार हैं और IMF एक्सचेंज रेट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट का जो फर्क है वो खत्म करवाना चाहते हैं। वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान है उसने IMF के बैरूनी फाइनेंसिंग समेत तमाम मुतालबात पूरे किए, लेकिन पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान 1.1 अरब डॉलर के स्टाफ लेवल जो मुआहिदा है वो ताहाल तय नहीं हो पाया। और इस हवाले से जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई है IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की, उसका ये कहना है कि IMF बोर्ड के इजलास के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में है। बिल्कुल, IMF प्रोग्राम की मियाद जून के आखिर में ख़त्म हो रही है, तो IMF मिशन चीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत में अगले माली साल के बजट पर तवज्जो रखी जाएगी और प्रोग्राम के जो अहदाफ हैं, मुनासिब फाइनेंसिंग के इंतजामात हैं, वो भी बातचीत का इसमें हिस्सा रहेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये कह रहे हैं कि हुकूमत कारोबार और सरमाकारी दोस्त बजट के लिए इकदाम कर रही है, तो मुल्क के दिवालिया होने की बातें करने वाले अंदरूनी और बैरूनी नाकदीन को हमने मायूस कर दिया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के इकदामात से दुनिया की जो 24वीं बड़ी मईशत पाकिस्तान थी अब वो 47वें नंबर पर पहुंच चुकी है। तो मुल्की हालात से कारोबारी लोग ज़्यादा आगाह हैं और ये कोई आइडियल वक्त नहीं है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर डॉक्टर खाकान नजीब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुदा सूरत हाल में हम देखें तो IMF की निगरानी में क्या हुकूमत ऐसा बजट दे पाएगी जिसमें आवाम के लिए भी कुछ रिलीफ हो, क्योंकि बजट से पहले हमने देखा IMF ने अपनी तमाम शर्तें मनवाई, तमाम सब्सिडीज ख़त्म करवाई, कीमतें भी बढ़वा दी, फिर भी IMF की डील नहीं हो सकी। तो अभी अगर उन्हीं के साथ बैठ के बजट बनाएंगे तो दोबारा तो नहीं नज़र आ रहा कि रिलीफ मिलेगा आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब भी आपसे बात किया मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान के पास IMF के अलावा इस वक्त कोई और ऐसा रास्ता नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म का चैलेंज है कि डॉलर्स नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको किसी तरह ओवरकम किया जा सके। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। आपने अपनी इंपोर्ट्स को बंद किया, आपने अपने करंट अकाउंट को कंट्रोल किया, ये फॉर द टाइम बीइंग तो कर सकते थे आप। जब आपने लंबा किया तो इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी आया, इकोनॉमी भी सुकड़ गई, लोगों की मुश्किलात और बढ़ी। यानी कि जब आप रिलीफ की बात कर रहे हैं तो ये एक एंटी रिलीफ साबित हो रहा है। आप इसको इस तरह सोचिए कि पाकिस्तान की जब आपने इकोनॉमी को क्लोज करने की कोशिश की, अनक्लॉग ना कर पाए इसको, तो आपकी जो इंपोर्ट्स कम हुई, आपकी सप्लाईज कम हुई, आपकी लोकल इंडस्ट्री कम हुई, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। सो थिंक अबाउट इट दिस वे। अब अगर आप इसको सोचें तो इसको अनक्लॉग करने का इन द शॉर्ट रन तो यही तरीका ना कि आप डॉलर्स जो है उनकी फराहमी को बढ़ाइए। अब डॉलर्स की फराहमी कैसे बढ़ सकती है? आप बोरो ही कर सकते हैं, आप अपनी रेमिटेंसेस या अपनी एक्सपोर्ट्स इमीडिएटली तो नहीं बढ़ा सकते, पर इंपोर्ट्स को बंद रखना फॉर द लॉन्ग टर्म इज हर्टिंग। IMF के पास जाना 3 नवंबर को चाहिए था। मैंने हमेशा कहा है कि तब भी वही किस्म की इकोनॉमी रन करनी चाहिए थी जो एक्सेप्टेबल हो टू द IMF, चाहे वो बजट हो, चाहे वो सब्सिडी को टारगेटेड रखना हो, चाहे वो रुपए की कदर को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना हो, ये चीजें इसी तरह करनी चाहिए थी। आज आप मई खत्म कर रहे हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ। सो अब बजट ऐसा दीजिए जो लोगों के लिए रिलीफ साबित हो बट फिस्कली रिस्पॉन्सिबल हो। इससे मेरा क्या मतलब है? IMF ही कह रहा है आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 350 अरब का करते हैं, आप उसको बेस्ट कहें, एहसास कहें, जो भी कहना चाहते हैं, उसको आप बढ़ा लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप पेंशन्स और जो तनख्वाहें हैं उसमें एक रिस्पॉन्सिबल इजाफा कीजिए जो करना चाहिए। 15 से 20% आप इंक्रीज कर दीजिए, 25, 30, 35% नहीं, 15 से 20% इंक्रीज कर दीजिए। मेरे ख्याल है इस पे भी आपको कोई नहीं रोकेगा। सो ये ऐसे कुछ रिलीफ स्टेप्स हैं। कुछ डायरेक्ट सब्सिडी अगर आप लोगों को और देना चाहते हैं तो कई और मद हैं ऐसे जिसमें ये दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मौजूदा सूरत हाल की हमने बात की है, लेकिन बजट के हवाले से जो IMF है नई फरमाइशें मानकर भी अगर मुआहिदा नहीं हो पाता है तो फिर पाकिस्तान के पास कौन कौन सी ऑप्शंस बाकी हैं? सो देखिए, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो ये था कि नवा रिव्यू हो जाता, बजट में जाते हुए 10वां रिव्यू भी हो जाता, आज डॉलर के रिजर्व्स बड़े मुख्तलिफ होते, पाकिस्तान की इकोनॉमी को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने मुश्किल फैसले भी किए और फिर भी हम यहाँ पे खड़े। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आपके पास यही रास्ता है कि आप चाइना से जो अपनी फाइनेंसिंग है वो लीजिए। आपको 3.7 अरब डॉलर जून के माह में पे बैक करने हैं।
इसमें से 2.3 अरब डॉलर चाइना के साथ हैं। तो अगर चाइना इनको रोल ओवर कर देता है तो आप चाइना से ये पैसे लेकर ये वक्त गुजार सकते हैं। बट कम 1 जुलाई आई थिंक कि जो पहला क्वार्टर आपको दिखाई देगा वो बहुत मुश्किल दिखाई देगा, और शायद आपके पास ऐसे जराए मौजूद ना हो कि वो IMF के बगैर उनको कंफर्टेबली गुजारा जा सके। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इट वरीज मी, इट सीरियसली वरीज मी। सो IMF का होना ही बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। नहीं होगा तो 1 जुलाई को आपको फौरी तौर पर फिर दोबारा IMF का यहाँ नया प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए कि 30 जून को ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सो इट्स अ वेरी फाइन लाइन दैट वी आर ट्रेडिंग, और इस फाइन लाइन को हमें हर सूरत में कंसोलिडेट करना चाहिए फंड के साथ। नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक आपको एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो इस हुकूमत के जो पहले 1.5-2 माह है रह जाएंगे उसमें हो, केयर टेकर्स के साथ हो, या आने वाली हुकूमत के साथ हो, और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, तमाम मुतालबात तो मान लिए गए थे, फिर डील क्यों नहीं हो पाई थी? कोई कुलीदी वजह आप समझते हैं इसमें है? अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, एक वो अगर आपको लगता है बड़ी वजह हो सकती है, CPEC के हवाले से बहुत लोग बात करते हैं कि CPEC को श्रिंक करने का कहा जा रहा है, बंद करने का कहा जा रहा है, स्लो डाउन करने का कहा जा रहा है, और एटमी प्रोग्राम के हवाले से बहुत बार बात होती है कि एटमी प्रोग्राम पर नजरें हैं बैरून मुमालिक की, और वो IMF के थ्रू पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं। हम नेथन पोर्टर की जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं तो हम ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि क्या वजूहात है कि ये नहीं हुआ। एक वजह आपने बयान कर दी, आई थिंक थोड़ा सा मेरे लिए आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था कि IMF ने कमेंट किया हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे, और ये कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए। नॉर्मली ये इदारा ऐसी बात करता नहीं है, बट देन दैट मींस कि दे आर फीलिंग द हीट ऑफ द हाइटेंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। सो एक बिल्कुल आपने सही बयान की। दूसरी आप खुद देख लीजिए, उन्होंने कहा कि आपने डॉलर फाइनेंसिंग जितनी अरेंज करनी थी आप नहीं कर पाए। आपका एक प्लान है, मैं मानता हूं कि वो प्लान अथॉरिटीज ने बनाया है, वो मुसव्वदा ठीक होगा, बट उसको फिर आपको कन्विंस भी करना था IMF को कि ये प्लान ठीक है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आप बजट ऐसा अब बनाइए जो IMF की प्रोग्राम के साथ मुताबिकत रखता हो। और नंबर 3, उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान की जो फॉरेक्स मार्केट है उसको फंक्शन होने दें मार्केट फोर्सेस के थ्रू। इसका मतलब ये है कि इस वक्त 11% का फर्क है ओपन मार्केट रेट में और आपके इंटरबैंक में। सो आप देखिए कि कहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं, ये फर्क इतना बढ़ गया है। तो ये 4 चीजें हैं जो उन्होंने रखी हैं। आई हैव नो रीजन टू डाउट कि उनके दिमाग में इसके अलावा कोई और चीजें हैं। ये इंटरनेशनल फोर्सेस और ये सब कुछ जो आपने जिक्र किया ये भी दुरुस्त है, पर ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के रेल में आ जाता है। अभी आप टेक्निकली कंप्लीट नहीं कर पा रहे अपनी बातचीत IMF से। जब आप टेक्निकली नेथन पोर्टर और उसकी टीम के साथ बैठकर कंप्लीट कर लें ये काम, फिर जरूर जाइए सऊदी अरेबिया, जरूर जाइए चाइना, जरूर जाइए अमेरिका। इन सब ममालिक को कहिए कि आप अपनी वेट पुट करें जब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आप अच्छी करें, ताकि IMF के बोर्ड में आपको एक सहारा मिल सके आपके प्रोग्राम को थ्रू करने के लिए। ये हैं जिसे कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन जो आपने लेने हैं IMF के प्रोग्राम को करने के लिए। मैंने 12 कहा है, मैं हर प्रोग्राम में अब कहता हूं, मैं हर वेबिनार पे कहता हूं, मैं हर जगह एड्रेस करते हुए कहता हूं कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला और पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म मसला एक ही है, और वो है कि पाकिस्तान को अपना कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ अ प्रोफेशनल सेटअप बिल्ड करना है अगर इन हालात को ठीक करने हैं, वरना यू एंड आई कैन बी टॉकिंग 5 years डाउन द रोड, वी विल हैव एग्जैक्टली द सेम कन्वर्सेशन। वो तब हो पाएगा ना जब वो तरजीहात हमारी दुरुस्त होंगी। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब आवाम को खुशखबरी सुनाई गई गुज़श्ता हफ्ते के तेल की कीमतों में अच्छी खासी कमी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कि जो रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतों में कमी नहीं होगी। तो पहले की स्टेटमेंट कुछ और है, अब की कुछ और है, वजह? देखिए, ये तो आपको ये देखना है कि अगर मैं 100 बैरल तेल मंगवाता हूँ, एक बड़ी आसानी मतलब करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें से अगर जो सस्ता रशियन तेल है उसका जो अब तनासुब आएगा वो क्या आएगा?
अगर वो 1% है या 2% है या 4% है, आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि नंबर्स जब तक वो रिलीज नहीं करते क्लियरली तो हमारे सामने नहीं आएंगे वो क्या तनासुब है। अगर वो इतना छोटा तनासुब है तो वो जो ओवरऑल कीमत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में डॉक्टर मुसद्दक ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये याद रखिए कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने हमेशा आपकी एक होप क्रिएट करनी है, तो वो एक होप क्रिएट हुई कि जी आ रहा है, अच्छी बात है, एक मिक्स होगा, एक थोड़ा सा सहारा होगा। बट इन द लॉन्ग रन जो कीमतें हैं दुनिया भर में, मसलन इस वक्त ब्रेंट की कीमत जो है वो $73 के करीब चल रही है। ये खातिर खा कमी है $85 से, उसकी वजह से आपने कुछ बेहतरी देखी तेल की कीमत में। पर इसके साथ साथ हमारे कुछ एरियर्स भी पड़े हुए हैं जो हमने पुराने देने हैं जिस वक्त हमने कीमत कम की थी। तो ऑल इन ऑल आज ओगरा की रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि क्या आती है। चलें, ये खुशखबरी तो होगी कि यहाँ से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। कोई अगर रूम क्रिएट होता है तो वो पास ऑन किया जा सकता है। लेट्स सी, ये तो ओगरा की जो सारी कैलकुलेशन है, कितने कार्गो आए, किस प्राइस पे आए, रुपए की कदर क्या थी। याद रखिए कि हर हफ्ते हर महीने क्योंकि रुपए की कदर कम हो रही होती है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो अगर हमें इंटरनेशनल कोई कीमत में बेहतरी भी दिखाई देती है यानी कि कमी भी दिखाई देती है तो लोकली चूंकि रुपए की कदर वीकन हो रही होती है तो उसका भी पास थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं करेंसी हमारी बहुत डिवैल्यू हो रही है, ओपन मार्केट में डॉलर हम देख रहे हैं तो 312 से भी ऊपर जा चुका है। ये हुकूमत से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उनसे तो यही हम सुन रहे हैं कि जी 400 की आवाज है। देखिए, ये तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है। एक डिमांड है, एक सप्लाई है डॉलर की। डिमांड अगर ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी। ये तो एक सिंपल बात है। दूसरी बात यह है कि आप चूंकि IMF से मुआहदा नहीं कर पाए तो आपके जो जराए हैं डॉलर्स की फरामी के वो सुकड़ गए हैं। वो क्या है? कमर्शियल फाइनेंसिंग, मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक ADB फाइनेंसिंग, फ्रेंडली कंट्रीज के डॉलर्स आने थे और बायलैटरल फाइनेंसिंग, ये सारे ज़खायर जो हैं वो आपके सुकड़ गए हैं। IMF के 1.2 अरब डॉलर भी नहीं आए। लेट्स से कि ये सारे आ जाते, 8-10 अरब डॉलर के खड़े होते तो रुपया जो है मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रेंथन्ड पोजीशन में होता। और दूसरी बात यह है कि आप यकीन करें कि ऑन अ लाइटर नोट, मैं पाकिस्तान में हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरनेशनली काम करने के लिए, तो मुझे सबसे ज्यादा फोन कॉल पे जो सवाल किया जाता है कि डॉलर कब लेना है, और ये वो लोग हैं जो हमारे बहुत ही जिसे कहते हैं साहिब हैसियत लोग हैं और अपना स्टोर ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी की बजाय डॉलर को बनाए हुए हैं। अगर ये सब लोग रोज डॉलर ही खरीद रहे होंगे तो ऑब्वियसली डॉलर की मांग ओपन मार्केट में बढ़ी हुई होगी। प्लस याद रखिए कि वी आर हेडिंग into a हज सेशन, और हज सेशन में एक हाइटेंड डिमांड आती है बिकॉज गरीब आदमी या अमीर आदमी सब जो हज पे जा रहे हैं उन्होंने डॉलर साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है। ये सेंटिमेंट तब्दील नहीं हो रहा। कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि हम ये सारे मुआहदे करके मईशत को स्टेबलाइज करके रुपए की कदर को बढ़ा सकते हैं। जब ये नोशन क्रिएट होगा तो ये चीजें बदल जाएंगी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इससे लोग समझ पाएंगे कि IMF क्या इम्पैक्ट देता है। Before Sri Lanka went into a crisis and before the IMF agreement, तो 360 रुपए का था जो श्रीलंकन रुपया था। ये मतलब 160 से बढ़ता हुआ 360 पे चला गया। सीम्स लाइक द पाकिस्तान सिनारियो, राइट। उसके बाद ये हुआ कि IMF का एग्रीमेंट हो जाता है समवेयर इन मार्च, बोर्ड अप्रूवल हो जाती है। सो फरवरी में कहीं 360 रुपए और श्रीलंकन डॉलर के साथ ट्रेड कर रहा था। उसके बाद IMF का एग्रीमेंट हो जाता है। अगर मैं आपको इस वक्त मेरे पास एक स्क्रीन है जिसमें मुझे चीजें दिखाई देती हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, वो 293 पे ट्रेड कर रहा है वर्सेस दी डॉलर। ये है इम्पैक्ट ऑफ एन IMF डील, ऑफ अ रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द एक्सटर्नल फ्लोज। पाकिस्तान को भी यही करना है, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक मुशीद। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन कुछ बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और CEO जेफ एलडाइस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए और
इतलात ये सामने आ रही हैं कि आईसीसी ओहदेदार चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और दीगर पीसीबी हुकाम से मुलाकात करेंगे और इन मुलाकातों में वर्ल्ड कप समेत जो अहम अमूर है उन पर तबादला ख्याल किया और जाएगा। जो सबसे अहम मौजू है वो एशिया कप ही रहेगा, क्योंकि भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत से भी इनकार कर सकता है, जिसका नजम सेठी इजहार भी कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए। आईसीसी भारत को मनाने की भी कोशिश कर रहा है या फिर सारा प्रेशर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पर ही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जरूर इंडिया जाए अगर एशिया कप के लिए भारत नहीं मानता तो? देखिए, हंगामी हालात लोग पहुंचे, दो चेयरमैन की बात कर लें तो ये हंगामी हालात में आए। पता हो सकता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है, देखिए अगर एशिया कप के फौरन बाद वर्ल्ड कप नहीं होता तो शायद पाकिस्तान की इतनी पोजीशन भी नहीं होती। पाकिस्तान की पोजीशन इसीलिए है कि एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप की मेजबानी खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, जय शाह ने अलॉट किए, किसी और ने अलॉट नहीं किए। तो ऐसे में खुद भारत अगर पाकिस्तान को मेजबानी अलॉट कर रहा है और उसके बाद भारत के ही टॉप ऑफिशियल कहते हैं कि नहीं, उनकी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी इस वजह से कि अगले साल उनके मुल्क में इंतखाबात होने हैं। सच्चाई तो यही है। देखिए, मेरे शो में कई इंडियन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट आए, उन्होंने यही बात कही कि जय शाह इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन पे है। इसकी वजह यह है कि अगर वो एसीसी के सरबराह नहीं होते तो शायद कोई भी फैसला लेने में इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का वो हिस्सा है। नरेंद्र मोदी साहब ने अब तक जितनी हुकूमत की है वो पाकिस्तान को सामने रखते हुए की है कि पाकिस्तान को किस तरीके से हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो अब वो भी यही कर रहे हैं, पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, खुद अलॉट करते हैं एशिया कप पाकिस्तान को और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि जी किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती? पाकिस्तान में भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका कौन सी टीम होकर नहीं गई? भारत तो पॉलिटिकल मामले की वजह से नहीं आता है। तो पाकिस्तान भारत को तो बुला ही नहीं रहे, पाकिस्तान तो बाकी ममालिक को बुला रहे हैं। बताए ना, नेपाल और अफगानिस्तान का मैच होगा, हमारा क्या इंटरेस्ट है? या नेपाल का और श्रीलंका का मैच होगा तो हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट है तो सिर्फ एक चीज में दिखाई देता है, वो हमारी डिग्निटी है, जिसको हमने एक बिल्कुल थोड़ी सी हद तक रखने की कोशिश की है। वरना तो हमने, अगर इस हाइब्रिड मॉडल को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे थोड़ी सी हमारी इज्जत रख लें, बाकी आप जो चाहते हैं वही होगा। और ये बिल्कुल तरीके का हाइब्रिड मॉडल दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी जय शाह को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जय शाह को अभी ये प्रॉब्लम है। यही इतलात आ रही थी कि भारत जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर मान गया है। अब आप क्या कहेंगे, हाइब्रिड मॉडल के अलावा भी पीसीबी या फिर आईसीसी या भारत के पास कुछ और प्लान है या कुछ और सोच रहे हैं जिससे जो मौजूदा सूरत हाल है इससे तो बाहर निकला जाए? नबिया, आप देखिए, अभी तक तो हाइब्रिड मॉडल को किसी ने ऑफिशियली कबूल नहीं किया था। सोर्सेज से खबरें चल रही थी जी कि श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सोर्सेज से थी। ऑन जो अभी लास्ट मीटिंग हुई है आईपीएल के मौके के, आईपीएल फाइनल के मौके के ऊपर, जहां श्रीलंका और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स मौजूद थे, वहां बांग्लादेश के ऑफिशियल नहीं पहुंच सके थे। वहां ये फैसला हुआ, या ये कहा कि फैसला तो नहीं हुआ था, जाहिर है उन्होंने कहा कि अभी बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन उनके ख्याल में अगर एशिया कप श्रीलंका में हो जाता है तो वो ज्यादा बेहतर है, इससे अखराजात बचेंगे। देखिए, अखराजात का तो कोई मामला ही नहीं है। उन्होंने मौकिफ दिया कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं चाहते, जिससे सबसे ज्यादा पैसा आता है, कि दो जगह पर वो पैसा जो है वो खर्च होगा, डिवाइड हो। पाकिस्तान बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी क्लियर कर चुके हैं कि भाई पैसा हम खर्च करेंगे, इन चारों मैचेस पे जितने भी लॉजिस्टिक अखराजात होंगे वो हम खर्च करेंगे, लेकिन हमारी इतनी बात रखी जाए कि पाकिस्तान को मेजबानी दी गई थी तो पाकिस्तान में एटलीस्ट 4 मैचों का इनेकाद जरूर हो। ये उन्होंने कोशिश की। अब देखते हैं कि नबिया इस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन ठीक है, बहुत सीरियस गुफ्तगू है। वरना मैंने बहुत कम देखा है कि आईसीसी के ऑफिशियल्स कहीं गए और 2 दिन के मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ पेश किया वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। बेहतर है कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत देगी तो ही अब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। इसका मकसद है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता, देखिए पाकिस्तान को आप लाइट नहीं ले सकते। ये कोई आईओसी नहीं है, ये कोई फीफा नहीं है कि 210 ममालिक खेल रहे हैं। ये तो खेलते ही 10 मुल्क हैं, इसके अंदर एशिया के 5 मुल्क हैं।
अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश 10 में से 5 तो एशिया के अंदर होते हैं। तो एशिया कप इज अ ह्यूज अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आप इसको लाइट नहीं ले सकते हैं कि एशिया कप के अंदर अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो उसका असर वर्ल्ड कप पे नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से आईसीसी के टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर बैठे हुए, वो जानते हैं कि अगर एशिया कप मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर गए तो फिर उस सूरत में रजन शेट्टी साहब बहुत क्लियरली वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा अगर पूरा वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पे जाता है। दूसरी जानिब जेशा साहब बहुत तफरी ले रहे हैं वो कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफा पाकिस्तान एक डिफरेंट पोजीशन में है। इसकी वजह ये कि बाद वर्ल्ड कप होना है। अच्छा, 2 और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई थी, वो ये कि आप 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो भारत तो फिर कहेगा। तो पाकिस्तान इस दफा एक ही तीर से कई शिकार खेलने के प्लान कर रहा है। एक तो कहीं ना कहीं कोई साइन हो जाए कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसके अंदर भारत की और तमाम टीमों की आमद को यकीनी बनाया जाए। अगर हम जा रहे हैं वहां पर, अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन इसको भी सामने लाएगा जो नया रेवेन्यू मॉडल आया है जिसके तहत 38.47 पैसे जो है वो सिर्फ भारत अकेले ले जाएंगे, बाकी दुनिया में तकसीम होंगे। 88.12% जो है वो जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इंटरनेशनल ममालिक है, उनको दिए जाएंगे। उसमें पाकिस्तान का शेयर 6 पॉइंट समथिंग आता है, इंडिया का 30.40। और इस पे अब जो असल मसला खड़ा हुआ है, जितने भी एसोसिएट ममालिक है या एफिलिएट ममालिक है जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फंडिंग करती है थ्रू अपने इवेंट्स के, अब उनको क्या पैसा जा रहा है? उनको वो जो 12-15 मुल्क है उनको टोटल पैसा 12% जा रहा है। तो इसका मकसद है उनको तो 1% भी नहीं मिल रहा किसी को। तो उनको एतराज है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट कैसे चलेगी। तो अगर जे शाह साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फाइनेंशियल और कमर्शियल कमेटी के सरबराह हैं और इंडिया पैसा लेकर आता है, आईसीसी की कमर्शियल कमेटी के सरबराह होके उन्हें इस चीज की शर्म नहीं आ रही कि आप सारा पैसा उठा के इंडिया को दे रहे हैं। आपको बनाया तो इसलिए कहते, ये तो इस तरह हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली में बिठाया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि वो जो पैसा आता है, अरे अगर भारत से पैसा आ रहा है, मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूं कि अगर भारत से पैसा आ रहा है, ये टीमें जरा अलहदा कर ले, भारत को बोले कि अपनी क्रिकेट खुद खेल लो। आईपीएल में बगैर इंटरनेशनल प्लेयर्स के आप इवेंट करा लो, चले पाकिस्तान को छोड़ो, पता चल जाएगा आपको कितना पैसा आता है। कोई पैसा नहीं आएगा, ये पैसा इंटरनेशनल टीमों की वजह से, इंटरनेशनल प्लेयर्स की वजह से। नसीम साहब, जिस फाइनेंशियल मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इस आईसीसी के इस फाइनेंशियल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं। तो फिर एट दी एंड तो रीजन वही आ गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी भारतीय उजारादारी ही जारी है। हम क्यों नहीं वहां पर पहुंच पा रहे हैं? हम भी अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड स्टैब्लिश कर चुके हैं पीएसएल। देखिए, बात ये कि हमने अपना पीएसएल बनाया, वो हमारे हद तक महदूद है। इंडिया का पैसा सारी दुनिया में जाता है। जो इंडिया जिस बात के ऊपर इतना ज्यादा उन्हें तकब्बुर है, या वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी वो चाहेंगे वैसी ही चलेगी, वो उनका पैसा है और कोई चीज नहीं है। टीम अगर उठा के देखेंगे तो पिछले 3 जो वर्ल्ड कप में मुकाबले हुए उनमें से 2 पाकिस्तान जीतने में कामयाब, वो एक भी बड़ी मुश्किल से कोहली निकाल के ले गए थे। तो कहने का मकसद है पाकिस्तान डिफरेंट टीम है। अगर जो अभी सालाना रैंकिंग आई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओडीआई, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद, इंडिया तीसरे नंबर पर है। हमारी क्रिकेटिंग नेशन कोई छोटी नेशन नहीं है। और एक बात ये, जो दोनों हमारे आईसीसी के साहिबान आए हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चार्म, सबसे बड़ी जो खूबसूरती है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच है। और जितने भी कमर्शियल राइट्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया मैच को मद्देनजर रखते हुए बिकते हैं। तो इस बात को वो जानते हैं पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया कि अगर हम कमर्शियल पॉइंट बात करें और स्पॉन्सर्स के हवाले से भी बात करें, तो जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच होता है, मोस्ट रेटेड मैच होता है। तो ये जो मीटिंग अब हो रही है आईसीसी के जो चेयरपर्सन यहाँ पर आए हैं इन पाकिस्तान, अब मुज़ाकरात ऊंट है वो किस करवट बैठता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। नसीम राजपूत साहब का बहुत शुक्रिया, एनालिसिस सामने रख रहे थे। ब्रेक के बाद आपसे ज्वाइन
वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है और इस हवाले से आज पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से आज तंबाकूनोशी के इस्तेमाल पर आगाही मुहिम, वॉक, सेमिनार खूब मुनक्किद किए जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद हर साल पाकिस्तान में तंबाकूनोशी का इस्तेमाल करने वाले जो नौजवान हैं उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल, सिगरेट्स महंगे हुए तो जो स्मगलिंग वाले सिगरेट्स हैं वो मार्केट में आ गए और फिर धड़ाधड़ बिकने लगे। और इसके मुतबादिल हम देख रहे हैं कि जो ई सिगरेट्स हैं और निकोटिन पाउचेज हैं वो भी उनका इस्तेमाल बढ़ चुका है ताकि नौजवान किसी ना किसी तरह इस लत में मुब्तला रहें। कानून के मुताबिक जो खुले सिगरेट्स की फरोख्त है उस पर पाबंदी है। फिर तालीमी इदारों के करीब सिगरेट्स या तंबाकू की जो फरोख्त है उस पर भी पाबंदी है, मगर इन कवानीन का अनफॉर्चुनेटली इतलाक ना होने के बराबर है। अच्छा, इस हवाले से तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो ये भी है कि पाकिस्तान में जो ज़ियाबत समेत दिल के अमराज है उसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी है, मगर हुकूमत समेत मुतल्लिका इदारों की तवज्जो इस जानिब ना होने के बराबर है। और फिर पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में कचरे में कागज चुनता आदमी हो या महंगे तरीन तालीमी इदारे में पढ़ता नौजवान, दोनों को नशे की आदत हो चुकी है। सिर्फ उनका जो एक मयार है, लाइफ स्टैंडर्ड है, उसका फ़र्क है। लाहौर शहर के इलाके ठोकर न्याज बेग की बात करें, जहाँ पे वाक़ फ्लाई ओवर्स हैं, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करें, खन्ना पुल की बात करें, वो इलाका हो तो आपको नशे में धुत जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो फुटपाथ, सड़कों, खाली प्लॉट्स और मेट्रो ट्रेन के स्टेशंस पर पड़ा मिलेगा। और इस हवाले से ये मत भूलें कि जो नशे का आगाज़ है वो तंबाकू नोशी से ही शुरू होता है। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है कंसल्टेंट इंसदादे मंशियात मुहिम से जुल्फ़िकार हुसैन साहब ने हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। क्या आपके वक्त के लिए हर साल ये दिन आता है, हर साल तकरीरें होती हैं, इस पर आगाही मुहिम चलाई जाती हैं, वॉक्स का इनेकाद किया जाता है, सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन जो ठोस इक़दाम हैं वो हमें कहीं नहीं दिखाई देते। बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हम जो दिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं बाहर बैठा बात कर रहा था कि जहां आप सिगरेटों से पिछले साल 1 खरब 60 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन करेंगे 3 बड़ी कंपनियों से, और अगला आपका हदफ 200 अरब होगा, यानी 2 खरब रुपया, तो सर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या वहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसको हम कंट्रोल नहीं करते। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सिगरेटों के प्राइस बजट में बढ़ा दिए गए। बिल्कुल सर, वो खजाने में पैसे नहीं थे, इस वजह से वो बढ़ाए गए। उससे कोई गर्ज नहीं। गर्ज सिर्फ ये है कि हमने चीज़ों को बेहतर किस तरह करना है, वो हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है। हमारे पास स्ट्रैटेजी ये है कि इनडायरेक्ट डायरेक्टली आप टैक्स लगा दें, कलेक्शन हो जाएगी, इंसान जो उसकी ज़िंदगी है वो बाढ़ में जाए। कोई अब देखिए, इस साल का जो थीम है टोबैको के हवाले से, ग्रो फूड और नो टोबैको, यानी अब इससे 2 आप मिसालें ले सकते हैं। यानी आप खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टोबैको को कम करें अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा ये है कि जो टोबैको हम काश्त करते हैं उस ज़मीन के रकबे को कम किया जाए, वहाँ ऐसी जो फसलें पैदा की जाएं जो खुराक मुहैया करती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बेहतर हैं। इस साल का ये थीम है। अब पाकिस्तान में आप देखें, मैडम ने अभी जो स्टार्ट में बात की, 2003 टोबैको कंट्रोल एक्ट है, यानी आप इंस्टीट्यूशन के इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में कोई ऐसी शॉप नहीं होगी जो बच्चों को सिगरेट देगा उस सराउंडिंग 100 मीटर के अंदर। और उसके बाद आप लूज सिगरेट नहीं दे सकते। आपने देखा होगा उस एक्ट के तहत 200 पैकेट, जो 10 पैकेट था उसको ख़त्म करके 20 सिगरेटों का पैकेट ले आए। फिर आपने वार्निंग शो कर दी, सिगरेटों के ऊपर एक ड्रोनी ख्वाब जैसी तस्वीर बना दी जी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं निकला। और सेकेंडली एक और बात, क्योंकि मैं ड्रग्स की फील्ड में काम करता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और कई साल गुजर गए हैं। वीलो, अब मैं नाम ही ले लेता हूँ, निकोटिन पैचेस जो हैं, और अभी वेब जो है ये, अब मैं यहाँ बताते हुए बड़े पाकिस्तानियों को नहीं पता, 2 महीने पहले गवर्नमेंट ने वेब को लीगलाइज करार दे दिया है। उसको एज ए उसका कानूनी तौर पर उसको कह दिया कि 30% इसके ऊपर आप जिस तरह सिगरेट की डब्बी, एडिक्शन होने के बावजूद भी उसको लीगल कर दिया गया है। हमने ये वेब या जो निकोटिन पैचेस हैं उसके खिलाफ जब ये मार्केट में आया ये सारा कारोबार, तो हमने कैंपेन शुरू की, क्योंकि ड्रग्स की फील्ड में स्मोकिंग इज अ फर्स्ट स्टेप जो आपको ड्रग्स की तरफ लेके जाता है।
और लाहौर में जिस तरह आपने बात की, दूसरे पाकिस्तान के शहरों में, कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर हैं। लाहौर में भी 120 मकामात हैं जो हमारी रिपोर्ट हमारे इदारे की, जहाँ तकरीबन 6 से 7, 8 हज़ार बंदा बैठा है सड़कों पे, 4-5 लाख घरों के अंदर नशा कर रहे हैं। स्मोकिंग इज अब जो ये निकोटिन पैचेस और ये वेप, अब बच्चे इसमें करते क्या थे, जो पैचेस थे उसको ऊपर से काटते थे, उसके अंदर हेरोइन, कोकीन और हैश वो रख के आप मुंह के अंदर रखते थे। उसके बाद ये जो वेप जिसमें बड़ी स्टेटस को के लिए उसमें जो आइस का लिक्विड है, पानी, जिन भी आप ड्रग्स का आप ये जिक्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लाहौर के, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामवर स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं, हर स्कूल जो है उनके नाम भी सामने आए, A लेवल, O लेवल। मुझे ये बताएगा कि हमारे बच्चों को इस लत में मुब्तला किया जा रहा है, ये स्कूल इंतजामिया, क्या ये लोग इसमें मुलव्वस हैं? इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है या जाली झूठी खबरें थी? आई एम श्योर फैक्ट्स आपके पास होंगे। वो जाली झूठी खबरें नहीं थी। मैंने उस स्कूल का जिसका आप जिक्र, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हम तालीमी इदारों में बहुत सा काम करते हैं, उस स्कूल को मैंने एक लेटर लिखा। मैंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल प्रिवेंशन के जो स्टैंडर्ड हैं, अगर आपने वो अडॉप्ट किए होते तो आज आप ये हालात ना होते। तो उन्होंने कहा हमने बड़ी कोशिश की करते थे। उसमें भी एक नई चीज़ थी जो सामने इन्वेस्टिगेशन में आई कि ये वेब के जरिए वो स्टार्ट वहाँ से हुआ। तो वो भी हाई कोर्ट में केस है, उस पर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ड्रग्स का केस है, उसमें मैं भी हाई कोर्ट में पार्टी और कोर्ट को असिस्ट करता हूँ। पहले वो केस लगता है, उसके बाद कोर्ट ने उस पर पाबंदी। लेकिन तालीमी इदारों में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम अपने क्लाइंट को बढ़ाने के लिए, क्लाइंट से मेरा स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम दौलत कमा रहे हैं, अपनी नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मैं आपको सैकड़ों नहीं हजारों नाम ले सकता हूं, लेकिन सवाल ये है कि जो गड़ा खोदता है ना किसी के लिए, मैं तकरीबन को 35-36 साल हो इस फील्ड में काम कर रहा हूं और मैं इस जहन में, इस दिमाग में मेरे पास लोगों को, मैं राजदान हूं। जो गड़ा किसी के लिए खोदता है ना, अल्लाह ताला का एक निजाम है, वो खुद उसी गड़े में उसकी औलाद गिरती है। कानून मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सर कानून तो खुदा का कानून है ना, बंदे तो कानून को तो यहाँ कौन मानता है? मैं अल्लाह के कानून की बात करता हूँ। वक्ती तौर पे आपको रिवार्ड मिलता है ड्रग्स बेच के, चीजों को बेहतर करके, लोगों के बच्चों को खराब करके। फिर एक वक्त वो आता है कि जब आपके बच्चे खराब होते हैं। ये वो कानून है कुदरत का। लेकिन फिर जुल्फकार साहब, बच्चों को कैसे रोका जाए? क्या बच्चों को रोकने के लिए मैं बताऊं, बच्चों को रोकने के लिए जो बेहतर चीजें हैं वो उस पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, आप बड़ी स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट, छोटे, उसके बाद पेरेंट्स एंड टीचर्स हैं। टीचर अपना रोल, हम तालीम के साथ तरबियत नहीं कर रहे, हम क्लाइंट को बढ़ाना चाहते हैं। मुझे पता है तालीमी इदारे के अंदर ड्रग्स किस तरह जाती है, मुझे पता है तालीमी इदारे के हॉस्टल के अंदर किस तरह। आप अपने टीचर को टीचिंग स्किल पे ट्रेनिंग दे, बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल के बारे में तरबियत दे, नॉन टीचिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे, हॉस्टल स्टाफ को ट्रेनिंग दे। सर वो तो हम करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह से प्लानिंग सारी मौजूद होती है, हम उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। न्यूजीलैंड की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, किस तरह से उन्होंने अपनी जनरेशन को इसे बचा के रखा। जो सन 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो ये खरीद ही नहीं सकते हैं, तो हम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। आप हमारा मौजू दूसरी तरफ चला गया, बड़ा टचिंग। लाहौर की सड़कों पे 20,000 इंजेक्शन रोजाना बिकते हैं। 7 से 8 हज़ार बंदा बैठा है, एक ड्रग एडिक्ट 5 इंजेक्शन लगाता है फार्मास्यूटिकल के और एक हेरोइन का मिक्स करके। अब 5,000 की मैंने कैलकुलेशन की है, 20,000 इंजेक्शन सबको पता है। सर रोकने वाला कानून मौजूद, हर चीज पता है, सजाए मौत है, हर चीज का पता है। सजाए मौत दोबारा हमने इंप्लीमेंट कर दी शुरू, लेकिन कानून के अंदर जो कानून को चलाने वाले, उनके अंदर थोड़ी सी सकम और खामियां हैं, उनको हमने दूर करना है। अगर हम ये समझे ना कि हमारे भी बच्चे हैं, कल वो भी इस चीज पे आ सकते हैं,
बिल्कुल। हम भी वो दुख दर्द जो है, देखिए आग जो है ना दूर से नजर आती है, नजदीक उसके करीब बैठा कोई नहीं। जुल्फिकार साहब, जिस तरह से आपने बात की है, टैक्स कलेक्शन के लिए सब कुछ किया जा रहा है और इन कंपनीज को नहीं रोका जा रहा, कवानीन सब अब आपने वेप्स की क्यों इजाजत दी, उसको लीगलाइज क्यों किया? बिल्कुल। अब आपने उसको कर दिया, अब निकोटिन पैचेस वाले भी पीछे पड़े हुए हैं। मैं अंदर की खबर वो कह रहे हैं हमें भी लीगलाइज कर दें। जब आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, कौम को नहीं देखना, उसकी सेहत को नहीं देखना, किसी को कोई किसी का। एट द एंड तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, जो पहले से ही नाकारा है कि पूरे पंजाब के लिए एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद है, तो ऐसे लोग जो इस आदत में लग जाते हैं, जो नशा का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो एट द एंड तो दिल के मर्ज हैं, उनको किसी को कैंसर है, किसी को लंग्स के इश्यूज हैं, तो एट द एंड तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उस पर ही बर्डन बढ़ रहा है। सर यकीनन उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। मेडिकल सिस्टम में वो ऐसी खामियां हैं जो आप सामने आप देखें, पब्लिक सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे, आप हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप प्राइवेट सेक्टर पे चले जाएं ट्रीटमेंट। मोस्टली आप अभी भी चले जाएं, आज हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बहुत बड़े, हमारी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। हमारी अभी जो सेंसस हुए हैं, आप देख ले कितनी पॉपुलेशन होगी, 25 करोड़ के करीब होगी जी, तो कितनी फैसिलिटीज है। अब मैं लाहौर के ड्रग डिक्स के लिए बात करना चाहता हूँ। सर एक बेड का इजाफा नहीं आप कर रहे। तो जुल्फिकार साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 2 मंथ्स अगो ये जो भी इसको अलाउ कर दिया गया है, वेप्स हैं, और इसको अब ये जो पूरा एक माफिया है, आप समझते हैं कि ये फिर इसमें इन्वॉल्व है, ये सरगर्म है, या फिर हमारे यहाँ का सिस्टम ही इस तरह का है कि वो इन अनासर को जड़ से माशरे से निकाल नहीं पाया? सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे एक गठजोड़ है। देखिए जिसके 20,000 इंजेक्शन रोज बिकते हैं, जिसकी 5 किलो आइस बिकती है, जिसकी वो हीरोइन बिकती है, जिसके निकोटिन पैचेस बिकते हैं, जिसकी वेप, वो क्या किस तरह आप कंट्रोल करेंगे चीजों को? बहुत से लोग चीजों पे असरअंदाज हैं। ठीक है, देखिए हमने ये चीज करनी है कि ऐसी एजुकेशन डेवलप करें, ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि बेचने वाला बाहर खड़ा हो, स्टूडियो के बाहर, जनाब मेरे पास लेने वाला कोई ना हो। हमारा सिस्टम नहीं है, अभी इतने साल हो गए हम सिस्टम को, हमको कोई पॉलिसी नहीं दे सके, जिसकी ना टोबैको पे कोई पॉलिसी है, ना हमें ड्रग्स की कोई पॉलिसी है, ना कोई हेल्थ के लिए कोई ऐसी बेहतरी चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। से जुल्फिकार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, और वाकई में जो नशा है, जो ये तमाम नशावर चीज़ें हैं, ये एक लानत है, इनसे बचना चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए कि किस तरह से जो अपनी नौजवान नस्ल है उसको बचाना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन खत्म हो रहा है, कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।